हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो, आज नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना। जो पेपर है वो नॉर्मल लेवल का है, मतलब जो पेपर में आएगा ना उससे थोड़ा सा हल्का लेवल का पेपर है। यहाँ पर मैंने हाई लेवल का पेपर नहीं लिया क्योंकि 11 तारीख से पेपर है। यदि मैं हाई लेवल का पेपर लेता हूँ, आपके कम क्वेश्चन सही होते हैं तो आप डिमोटिवेट हो सकते हो उससे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो पेपर का लेवल है वो पेपर के लेवल से थोड़ा सा कम है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है, ये आपको ध्यान में रखना है। डीमोटिवेट किसी भी हाल में नहीं होना है। मोटिवेट रह के पेपर को सॉल्व करना है। मोटिवेट रह के अपना स्कोर फिक्स करना है। मोटिवेट रहकर आपको जहाँ पर गलतियाँ एनालिसिस हो रही हैं उनको कवर करना है। ठीक है, जो टॉपिक आपके कम कमज़ोर हैं, ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनको ज़्यादा फोकस करना है। जो कम कमज़ोर हैं उनके ऊपर कम फोकस करना है। ठीक है, तो ये वाले जो थे स्वयं के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले साधन, ये वाला, तो ये स्टार्ट के जो 10 क्वेश्चन थे ना वो मैंने पहले सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना। अपना स्कोर मोटिवेट रह के ही फिक्स करना है। ऐसे नहीं सोचना कि यार मेरा कम स्कोर हो रहा है, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, तैयारी करो। एक पेपर में अच्छा स्कोर हो सकता है, दूसरे में बहुत अच्छी तैयारी वाले का भी खराब स्कोर हो जाता है। ठीक है, किसी की बहुत अच्छी तैयारी है, उसका एक पेपर में बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, उसी कैंडिडेट का दूसरे पेपर में बहुत खराब स्कोर भी हो जाता है। देन प्लीज़ लिव ऑलवेज मोटिवेट। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है। अंतःक्रिया की निम्न गतिविधियों को क्रम में लिखो। अंतःक्रिया की निम्न गतिविधियों को क्रम में लिखिए। किए गए कार्य का विश्लेषण करना, योजना बनाना और तैयारी करना, सामग्री को पेश करना, परिवर्तन एवं सुधार करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सामग्री को पेश करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई लोगों, किए हुए कार्य का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, और सबसे बाद में क्या करते हैं, हम उसमें परिवर्तन करते हैं, सुधार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कोई भी योजना बनाते हैं, तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद सामग्री को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम डाटाओं का विश्लेषण का काम करते हैं, लास्ट में हम उसमें परिवर्तन करते हैं और कोई सुधार की ज़रूरत है तो हम सुधार करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन वी डिस्कसिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। आप कितना पढ़े हुए हो कितना नहीं पढ़े, आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, यहाँ पर कोई मायना नहीं रखता। आपको सबसे ज़्यादा मायना करता है कि आप जब पेपर कर रहे हो उस टाइम आपका माइंड कितना काम कर रहा है, आपकी उस टाइम जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी वो कितनी और किस हद तक काम कर रही है। ठीक है, दी गई सूचना से कौन से वैकल्पिक कथन का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, प्रभावशाली ढंग से सुनने के लिए हमें उन विचारों को बीच बीच में छोड़ जाने की प्रवृत्ति बदलनी होगी जिन्हें हम सुनना चाहते हैं। अनचाहे विचारों को बीच बीच में छोड़ देने से सुनने की गति बढ़ती है। कुछ लोगों में अनचाहे विचारों को बीच बीच में छोड़ देने की प्रवृत्ति होती है। चुन चुन कर बीच में छोड़ देने की प्रवृत्ति से सुनने की प्रभावशीलता बढ़ती है। सूचना सुनते समय हमें पसंद और नापसंद का ध्यान नहीं करना चाहिए। बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रभावशाली ढंग से सुनने के लिए हमें उन विचारों को बीच बीच में छोड़ देना चाहिए, जाने की प्रवृत्ति बदलनी होगी जिन्हें हम सुनना चाहते हैं। बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 में सही आंसर क्या होगा। देखो, यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि देखो क्वेश्चन क्या था, प्रभावशाली ढंग से सुनने के लिए हमें उन विचारों को बीच बीच में छोड़ जाने की प्रवृत्ति बदलनी होगी। क्या होगी, बदलनी होगी जिन्हें हम सुनना चाहते हैं। मतलब बीच बीच में उन जो हम कुछ कुछ सेंटेंस को छोड़ देते हैं ना, तो हमारी जो छोड़ने की जो प्रवृत्ति है उसको हमें बदलना होगा। क्यों, इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि सूचना सुनते समय हमें पसंद और नापसंद का ध्यान नहीं रखना चाहिए। जब हम सूचना
सुनते समय पसंद और नापसंद का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, हम जो बीच बीच में जो छोड़ रहे हैं ना, छोड़ने की प्रवृत्ति है, उसको हम भूल जाएंगे। हम बीच बीच में कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम स्टार्ट से बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत गजब का क्वेश्चन है। एक अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली अनुभवी ज्ञान की गतिविधियां दी जा रही हैं, उन्हें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। एकोमोडेशन, कन्वर्जिंग, एसिमिलेशन, डाइवर्जिंग। बताओ। देखो ये थोड़ा सा याद करने का क्वेश्चन है। सबसे पहले डाइवर्जिंग होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर कन्वर्जिंग होता है, और फिर एकोमोडेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, डाइवर्जिंग, जस्ट उसके बाद एसिमिलेशन, मिलेशन, उसके बाद कन्वर्जिंग, और सबसे लास्ट में एकोमोडेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, उत्तम कक्षा प्रबंधन का तात्पर्य है कि अभिजात वर्ग के कार्यों को महत्व देना और छात्रों के बीच उत्तम अंतःक्रिया होना। सहायक अध्यापन सामग्री को तैयार करते समय अध्यापक की पहले से तैयारी करना, कार्य आरंभ करना। उपयुक्त सभी। बताओ। तो देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी। पहली, दूसरी और तीसरी तीनों की तीनों बातें बिल्कुल करेक्ट है, 100% सही है। आगे बात करें भाई साहब, बहुत गजब का क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय मुंबई में नहीं है? कौन सा संगठन है जिसका मुख्यालय मुंबई में नहीं है? फिल्म प्रभाग का, केंद्रीय चलचित्र प्रमाण बोर्ड का, भारतीय बाल फिल्म समिति का, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का। बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। देखो भाई लोगों, फिल्म प्रभाग, केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड और भारतीय बाल फिल्म समिति, इन तीनों का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय दिल्ली में है, बाकी इन तीनों का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, बहुत शानदार सी बात थी यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखनी थी। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 16 पर। देखो 16 से आगे के जो क्वेश्चन है 20 तक, वो सारे के सारे कैसे थे, गद्यांश से रिलेटेड थे। इस पद गद्यांश से रिलेटेड थे। तो मैंने PDF शेयर कर दिया ग्रुप में, आप वहाँ से इन क्वेश्चनों का एनालिसिस कर सकते हो, इसके आंसरों को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% प्रति वर्ष की दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6552 है, राशि कितनी है? बताओ। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, यदि किसी का ब्याज से रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है, एक बार ब्याज का जो टॉपिक है उसको देख लो, क्योंकि ब्याज से अब की बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल आपको केवल यहीं तक रखना है। किसी कोई भी बुक उठाओ और चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला देख लो और साधारण ब्याज का फॉर्मूला देख लो और उनको सोल्व करने का एक बार मेथड देख लो, क्योंकि अब की बार ब्याज की क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी तक यदि आपने ब्याज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं किया तो एक बार ज़रूर कोशिश करो, पता नहीं हमारी शिफ्ट में भी ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का मैं केवल आंसर बताऊंगा, आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा मैं। आप फॉर्मूला देखो और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। 12,480 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अरविंद के चाचा के बड़े भाई के पिता के पुत्र की बहन का अरविंद से क्या संबंध है? देखो क्या संबंध है, क्वेश्चन था, दोबारा से बोल रहा हूँ। अरविंद के चाचा के बड़े भाई के पिता के पुत्र की बहन का अरविंद से क्या संबंध है? रिपीट कर रहा हूं, अरविंद के चाचा के बड़े भाई के पिता के पुत्र की बहन का अरविंद से क्या संबंध है? इसमें डायग्राम बनेगा इस तरीके से, कहीं पर अरविंद आएगा, कहीं पर उसका चाचा, कहीं पर उसका पापा। हम रिलेशन निकालेंगे और फिर लास्ट में हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ, खुद सोल्व करना डायग्राम बना के, अपनी रियल फैमिली पर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, अरविंद की जगह अपने खुद को मानना, अपना चाचा मानो, फिर उनके बड़े भाई मानो, फिर उनके पिता मानो, फिर उनके पुत्र मानो, फिर उनकी बहन मानो, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पर भुआ भतीजी का संबंध होगा, किसका? भुआ भतीजी का, भुआ भतीजा का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार। निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन संख्याएं किसी प्रकार से समानार्थी हैं परंतु शेष एक अन्य तीन से भिन्न है, उस भिन्न संख्या को ज्ञात करो। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखते तुरंत अब तक पता चल चुका होगा आपको। 7 7 49, 7 चौक 28, 7 पंचो 35, ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं है। दूसरी बात, ये एक ऐसी संख्या है 43 जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं है। कोई भी संख्या नहीं है जो 43 से डिवाइड होती हो। 43 मल्टीप्लाई 1 तो ही 43 होता है, बाकी इसके अलावा कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जिससे 43 डिवाइड होता हो। देख लो कोई भी संख्या, कैसी भी संख्या को गुणा करके देख लो, 43 कभी नहीं आएगा। 7 से कि 42 होता है, 43 कभी नहीं होगा। 11 चौक 44 होता है, 43 कभी नहीं होगा। BS2 F6B J14M, तो आगे क्या आएगा भाई? B2S F6P J14M, बताओ आगे क्या आएगा? भाई लोगों इसका भी आंसर आ जाना चाहिए अब तक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, पता नहीं ये मॉडल पेपर भी किसी तरीके से तैयार किया था मैंने, कोई मॉडल पेपर उठाया है ये, ठीक है। मेरा खुद का मॉडल पेपर नहीं है, क्योंकि मैं तो मॉडल पेपर मेरे जो खुद के होते हैं वो तो भाई साहब आपने देख लिए होंगे पहले ही देखकर। मेरे पेपर जो होते हैं बहुत ही थोड़े लेवल के होते हैं, पेपर से ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं मेरे पेपर। ये मैं किसी बुक से मॉडल पेपर उठाया हूँ, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिया इसने। 2 दूनी 4 प्लस 2 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 14, 14 दूना 28 प्लस 2 30। संख्या फिक्स हो गई कि भाई 30 आएगा बीच में, तो मतलब ऑप्शन ए में से होगा या ऑप्शन सी में से होगा। आगे देखते हैं। BCDEF 5, FGHIJ 5, ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान में रखो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने कौन सी संख्या छोड़ दी, कौन सी क्या कर ली। ऐसे जब अंतर देखो ना अल्फ़ाबेट में, तो एक रूल याद रखो, यहाँ बी से स्टार्ट करो वहाँ एफ तक जाने दो। BCDEF 5 का अंतर, FGHIJ 5 का अंतर, JKLMN 5 का अंतर। दूसरी संख्या एन होगी हमें पता चल गया, फिर भी ए और सी आ रहे हैं। अब जो लास्ट की संख्या वो डिसाइड करेगी आंसर। MNOP 4 का अंतर, PST PQRS फिर 4 का अंतर, तो M से 4 नीचे जाओ, JKLM, ठीक है। तो यहाँ पर सी फिक्स हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया तो भाई कोशिश करो बार बार क्वेश्चन को समझने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या होने वाला है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। RLSMTNU खालिस्तान V, बताओ खालिस्तान में क्या आएगा? बताओ भाई। देखो खुद को दिमाग लगाना है, मैं केवल आंसर बताऊंगा। यहाँ पर ओ होगा, क्यों होगा आप खुद बताओ भाई, मेरे को तो नहीं पता। मेरे को आंसर चाहिए, मैंने बता दिया। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सही कर दोगे। अब नहीं लगाओगे जिसकी बात क्या लगा। देखो मैं ही बता देता हूँ। RSTUVLMNO, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26वां। 1/4 अनुपात 1/12, 1/3 अनुपात क्या होगा बताओ। 26वें क्वेश्चन का आंसर दो भाई। 4 × 12, इसी तरीके से 3 × 9, ठीक है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर।
4 × 12, 3 × 9। क्वेश्चन नंबर 27वां, इसको भी देख लो, शानदार सा क्वेश्चन है। कथन, हमें किसी भी तरह की संभाव्यता का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा सभी असाइनमेंट कार्यसूची के अनुसार ही पूरे किए जाने चाहिए। डायरेक्टर ने सभी फैकल्टी मेंबर से कहा। पूर्व धारणाएं। पहली, किसी गंभीर संभाव्यता की संभावना है। सभी असाइनमेंट्स की तारीख निर्धारित है। फैकल्टी मेंबरों से अपेक्षा है कि वे सभी असाइनमेंट्स समय पर पूरे कर लेंगे। कुट, सभी पूर्वधारणाएं निहित हैं। पूर्वधारणा सेकंड और थर्ड अंतर्निहित है, या तो पूर्वधारणा फर्स्ट या सेकंड अंतर्निहित है। पूर्वधारणाएं फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताओ। देखो 27 में क्या होगा भाई साहब, जब इसको पढ़ोगे ना तो यहाँ से पता चलेगा कि ये सारी सारी जो पूर्व धारणा है वो इसमें अंतर्निहित है। पता क्या करना है, हमें इसको पढ़ना है, ठीक है, इसको पढ़ना है, फिर इन तीनों के बारे में पता चलाना है कि ये जो तीनों बातें हैं वो इसमें शामिल हैं या नहीं। तो हमें पता चला कि ये जो तीनों की तीनों बातें हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छी तरीके से तैयारी करो, 100% सिलेक्शन लेना है। अब अगला क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, हम इसका वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित प्रश्न में से एक कथन दिया हुआ है तथा उसके बाद एक निष्कर्ष दिया हुआ है। आपको कथन के आधार पर निष्कर्ष के बारे में ज्ञात करना है। यदि निष्कर्ष बिल्कुल सत्य हो तो उत्तर ए है तथा यदि बढ़ा चढ़ाकर है तो उत्तर बी है। यदि निष्कर्ष बिल्कुल गलत है तो उत्तर सी है तथा यदि निष्कर्ष के संबंध में कथन में दी गई बातें अपर्याप्त है तो उत्तर डी है। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी तीनों की तीनों बातें बोल दी। ए इस कंडीशन में, बी इस कंडीशन में, सी इस कंडीशन में और डी इस कंडीशन में। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की ओर। लोग कथन फर्स्ट है, लोग अपनी वास्तविक आय न बताकर आय कर बचाने का प्रयत्न करते हैं। आय कर देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। निष्कर्ष आया, आय छिपाना एक अपराध है। बताओ क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि यदि निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। देखो दोबारा से बता रहा हूँ मैं पढ़ के क्वेश्चन को। लोग अपनी वास्तविक आय न बताकर आयकर बचाने का प्रयत्न करते हैं। आयकर देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आय छिपाना एक अपराध है। बात बिल्कुल सही है, इन दोनों कथनों का ये निष्कर्ष बिल्कुल सही निकल रहा है। 29वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक साइड लिखा हुआ है विदुर, दूसरी साइड पुरुष, तीसरी साइड धूम्रपान। बताओ यहाँ पर कौन सा सही होगा, विदुर, पुरुष, धूम्रपान। देखो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, ये धूम्रपान है, ये पुरुष है, तो कुछ लोग धूम्रपान करते हैं। कुछ पुरुष विदुर होते हैं जो धूम्रपान करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कुछ पुरुष विदुर हैं जो धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान पुरुष करते हैं जो विदुर हैं। ठीक है, इस तरीके से लिंक रखेंगे हम इसको। अगला, मनुष्य शिक्षक ग्रेजुएट को प्रदर्शित करने वाली आकृति है। बताओ, मनुष्य शिक्षक ग्रेजुएट को प्रदर्शित करने वाली आकृति है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर दो भाई। देखो ये कोई एक मनुष्य था भाई साहब, ये कोई एक मनुष्य था, उसमें एक शिक्षक था जो क्या था, ग्रेजुएट था। ठीक है, एक शिक्षक है जो ग्रेजुएट है या एक ग्रेजुएट है जो शिक्षक है, दोनों मनुष्य हैं। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, ये शिक्षक है जो ग्रेजुएट है, ये ग्रेजुएट है जो शिक्षक है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, मनुष्य हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये डीआई का क्वेश्चन था, इसको देख लेना एक बार, डीआई करना चाहो तो आप, सिंपल सा डीआई है। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रत्येक कैरेक्टर की आस्की होती है जिसका पूर्ण रूप है। बताओ आस्की का फुल फॉर्म क्या है तेरी आस्की में। आस्की
प्यार वाली आस्की में मत खो जाना मेरे प्यारे साथियों, ये प्यार वाली आस्की नहीं है, ये कंप्यूटर वाली आस्की है। जिंदगी की आस्की और कंप्यूटर की आस्की दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जो प्यार में जो ज़िंदगी में आस्की होती है ना, प्यार होता है, वो भी हमारी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है। और ये जो कंप्यूटर की आस्की है ना, वो भी पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेती है। क्या करता है, कीवर्ड दिखता भी नहीं है कि ये कंट्रोल कर रहा है। ये जो आस्की है ना कंप्यूटर वाली, वो दिखती भी नहीं है कि कंप्यूटर को कंट्रोल कर रही है, लेकिन कीवर्ड के माध्यम से कंट्रोल कर लेती है। जीवन की जो आस्की होती है ना, वो दिखती भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। तो प्यार की आस्की में नहीं खोना है, कंप्यूटर की आस्की में रहना है। अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पर होगा भाई साहब, किसी का पढ़ा हुआ है तो ऑप्शन बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसमें टोटल 256 कैरेक्टर होते हैं, जिसमें 0 से 125 तक के कैरेक्टर, 0 से 124 तक के कैरेक्टर अलग होते हैं, 125 से 256 तक के कैरेक्टर अलग होते हैं। एक को सामान्य कैरेक्टर बोलते हैं, एक को विशिष्ट कैरेक्टर बोलते हैं। और ध्यान रखना, आस्की में यदि आप कीवर्ड का कोई भी बटन दबाते हो तो वो स्टोर होने के लिए 8 बिट का जगह लेता है। किसका, 8 बिट का। आस्की में दबाया हुआ कोई भी अक्षर, कोई भी कीवर्ड टोटल 8 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन 37वां। ओ भाई साहब, कितना क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है। गलत नहीं करना है। कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग संख्यात्मक संख्याओं की अपेक्षा खालिस्तान समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। सांकेतिक, कैरेक्टर, तार्किक, अल्फा न्यूमेरिक। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दो। तो भाई वो होगा सांकेतिक, ठीक है। कि कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग संख्यात्मक संख्याओं की अपेक्षा सांकेतिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। अगेन वी डिस्कसिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान में नेटवर्क का विस्तार करना आसान है। लैन में, मैन में, वैन में, पैन में, वीपीएन में। वीपीएन, वैन, मैन और लैन। बताओ 38वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर होगा भाई साहब लैन। देखो, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन 40 तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पर हम, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। यह खालिस्तान हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का एक ऐसा संग्रह है जो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। बताओ। तो भाई साहब, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा संग्रह है जो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। कौन, गेटवे। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान प्रणाली में महत्वपूर्ण डाटा को एक से अधिक स्थानों पर संग्रहित करके उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। सिक्योरिटी द्वारा, शेयरिंग द्वारा, बैकअप द्वारा, नेटवर्किंग द्वारा। खालिस्तान प्रणाली में महत्वपूर्ण डाटा को एक से अधिक स्थानों पर संग्रहित करके उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। तो वो है भाई साहब नेटवर्किंग द्वारा। किसके द्वारा, नेटवर्किंग द्वारा। और भाई लोगों, आज 9 तारीख हो गई, कल 10, परसों 11। कल का दिन बीच में है। मोटिवेट रहो, सही ढंग से पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखते हुए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।